हम पिछली जीप के पास पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों संदल खान के हदायत पर पिछले हिस्से में सवार हो गए, जहां 2 वैशी मुहाफिज पहले से मौजूद थे। हमारे सवार होती गाड़ियां चल पड़ी। इन बेरहम पहाड़ों में ऐसा रंगीन मौसम कभी कभी ही मिलता है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ शरीक कर लूं। संदल खान ने हमारी तरफ मुड़े बगैर कहा, वैसे भी तुम लोग 2 जगह बटे रहे तो किसी शरारत के बारे में नहीं सोच सकोगे। लो, बोतल से पीनी पड़ेगी। उसने वाडका की बोतल हमारी तरफ बढ़ा दी। उसकी सखावत काबिले दाद थी। तुम बहुत मेहरबान और नरम दिल हो। मैंने उसकी तारीफ करते हुए वो छोटी बोतल उसके हाथ से ले ली। वो 1.5 लीटर की मायारी बोतल थी और मोहर बंद थी। पिछली रात 2 लीटर की बोतल खोली गई थी जो आधी के करीब बाकी थी। गालिबन संदल खान वो बोतल वहीं छोड़ा था। मैंने बोतल की मोहर तोड़कर उसे लौटानी चाही तो उसने मुझे टोक दिया। मैं तुमको बता चुका हूँ कि मैं पीने के मामले में मरातब का कायल नहीं हूँ। तुम दोनों एक एक घूंट ले लो, मैं बाद में ले लूंगा। ऐसे जबरदस्त मौसम से शराब पिए बगैर लुत्फ उठाया ही नहीं जा सकता। मैंने एक छोटा घूंट लेकर बोतल वीरा को दे दी तो उसके पहलू में कोहनी मारे बगैर उसे वापस न ले सका। वो पहले ही घूंट में सरूर में आ जाने की कोशिश में थी। घटाएं उमटी चली आ रही हैं। संदल खान अपना कोठा लेने के बाद मुसर्रत अमेज लहजे में बोला, हो सकता है कि अगले 1 आध घंटे में हर तरफ घटटोप अंधेरा छा जाए, फिर हल्की हल्की हवाएं चलेंगी और अचानक मींह बरसने लगेगा। बारिश में धुलने के बाद इन पहाड़ों में अनोखा निखार आ जाता है। मैंने उस लम्हे अचानक ही महसूस किया कि संदल खान दिल फेंक न होने के बावजूद जमालियाती हिस्स से माला माल था, जबकि उसके साथी बेलोच बल्कि खुरदरी तबीयतों के मालिक थे। वो उनसे काम जरूर ले सकता था, लेकिन उनके साथ तफरीह का लुत्फ हासिल करना पत्थर से अर्क कशीद करने के बराबर था। शायद अपनी इसी उकताहट को दूर करने के लिए उसने हम दोनों को अपने पास बुला लिया था। इस मौसम और माहौल में एक जवान आदमी को अपनी बीवी या महबूबा जरूर याद आती है। मैंने कहा। वो गहरा सांस लेकर रह गया, फिर चंद सानियों के बाद बोला, तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब और कुछ नहीं कहना। हम लोग अजनबियों से अपनी औरतों के बारे में बात करना मायूब समझते हैं। अगर ये तीनों जंगली उर्दू से वाकिफ होते तो मैं अब तक तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर चुका होता। तुम्हारी निगाहें पाक बाज और दिल साफ है। फिर आपने दहाने से वाडका के तेज भबके उड़ाते हुए बोली, तुमने डैनी को थप्पड़ नहीं मारा, इसका मतलब है कि डैनी ने तुम्हारे दिल का चौर पकड़ लिया है। इस मौसम में ऐसी बातें हो सकती हैं। हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने अपनी औरत के बारे में हमसे बात की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुश्तिल हुए बगैर सख्ती से बोला, ये बताओ कि तुम दोनों में क्या रिश्ता है। हम सिर्फ दोस्त हैं। दूसरी औरत डैनी की बीवी है। वीरा ने जवाब दिया, मैं इस बकवास को नहीं मानता। मर्द और औरत हम उम्र हूं तो इनमें सूखी दोस्ती हो ही नहीं सकती। वो अजनबी रहते हैं या फिर एक दूसरे के आशिक और माशूक बन जाते हैं। बीवियों वाले भी पारसा नहीं होते। शादीशुदा मर्द जब बिगड़ता है तो वह ज्यादा घना और मक्कार होता है। उसने दूसरा घूंट लेकर बोतल फिर मेरी तरफ बढ़ा दी। संदल खान के आखिरी फरमान पर वीरा ने इतनी जोर से अपनी कोहनी मेरी पसलियों में मारी कि बोतल मेरे हाथ से गिरते गिरते बची। वीरा कह रही थी, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं जब डैनी से मिली तो ये शादीशुदा था और अब मैं इसके बिगड़ने का इंतजार कर रही हूँ। ये शराबी होने के बावजूद इतना पक्का जन मुरीद है कि इसकी बीवी मेरी और इसकी दोस्ती पर जरा भी एतराज नहीं करती। रात तुमने इसका पुरस्कून रवैया देख लिया होगा। मैं पराई औरतों को ज्यादा गौर से नहीं देखता। उसका लहजा बहुत मजबूत था। शेर पराए शिकार पर कभी नहीं मुंह मारता। अब न मारा हुआ खाता है, मगर मैं अब भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे दरमियान कोई गहरा और खुफिया रिश्ता नहीं है। ऐसा ही है। वीरा ने खामखा इसरार किया। मैं अपने दावे को कैसे साबित कर सकती हूँ? मुझसे दोस्ती करके। संदल के बेसाख्ता जवाब ने मुझे सुन करके रख दिया। वीरा एक चालाक और मक्कार औरत थी। शायद उसने संदल खान की बातों में कोई ऐसा रम्स पा लिया था जिसे मैं नहीं समझ सका। इसी वजह से वो अपनी बात पर मुसर भी हुई थी और आखिरकार उसने संदल खान को अपने दिल की बात जुबान पर लाने पर मजबूर कर दिया था। वो वीरा थी और मैं जानता था कि वो जबीली तौर पर मर्दों की शिकारी थी। उनकी रग रग को पहचान कर ऐसे रुख से वार करती थी कि हर सुरमा आने वाहिद में उसके कदमों में आकर गिरता था। यही हशर संदल खान का भी हुआ था। मेरे दिल में संदल खान के खिलाफ रकाबत की आग की पहली चिंगारी भड़क उठी। मेरे लिए उससे बड़ा एजाज और क्या होगा कि तुम एक अजनबी औरत को अपना दोस्त बनाने पर आमादा हो गए। मेरी बात को गलत रुख न दो। इस बार वो वीरा के जो मानी फिक्र को समझ गया। मेरे दोस्त बन जाने के बाद भी तुम अजनबी ही रहोगी। मर्द और औरत की दोस्ती के बारे में तुम मेरी राय सुन चुकी हो। ये इस किस्म की दोस्ती होगी। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार लेने के बाद मैं तुम्हें दोस्त नहीं कह सकूंगा। सरदार पाइंदा गुल का कोई कैदी अपनी बेगुनाही साबित किए बगैर हमारा दोस्त या मेहमान हो ही नहीं सकता। ये शिंगार वैली की सदियों पुरानी रीत है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये गोरों में पली हुई आजाद ख्याल औरत है। मेरा ख्याल है कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मैं अचानक बोल पड़ा, तुमको इस दोस्ती पर एतराज है? वो गुंजीला कहकर मार कर बोला, होना ही चाहिए। मेरा ख्याल है कि कोई चूहा भी खुशी से अपनी मादा को किसी दूसरे चूहे के पास नहीं जाने देता। तुम गलत समझ रहे हो, मैंने बौखला कर कहा। अब मैं तुम दोनों की बातों में दखल नहीं दूंगा। अपने मामला तुम खुद ही तय कर लो। मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं होगा। ये अच्छी बात है। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, अब जरा एक एक घूंट इन दोनों को भी दे दो जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं।
ये थोड़ी सी पीकर बहुत मस्त हो जाते हैं। फिर वो यकायक मकामी बोलने लगा और हमारे साथ वालों के चेहरे मुसर्रत से दमक उठे। बोतल उन्हें देने से पहले मैंने एक और घूंट ले डाला। संदल खान के मजाक का उड़ाने के बाद मैं अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था, जो मुझे किसी अनहोनी बात से डरा रही थी। तो मेरी एक ख्वाहिश दूर कर सको तो मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी की दोस्ती भी कर लूंगी। वीरा के मीठे लहजे ने मेरी हड्डियां तक सुलगा कर रख दी। वो संदल खान के साथ न जाने क्या खेल खेलना चाह रही थी। कैद के बारे में किसी बात पर जवाब नहीं दूंगा। संदल खान ने फौरन शर्त आयद कर दी। मेरी ख्वाहिश का ताल्लुक किसी और ही बात से है। मैं जानती हूँ कि तुम सरदार पाइंदा गुल के फैसलों पर कोई राय नहीं दोगे। वो सिर्फ उसी का हक है। वीरा ने संदल खान के साथ मुझे भी उलझन में डाल दिया। पहलियां नो जवाब, बात पूरी करो। संदल खान ने कोई वादा किए बगैर कहा। इसकी आवाज से इस तरह मुतरशिया था। बेड का क्या किस्सा था? घंटियों वाले कौन है? वीरा ने वो सवाल करके मुझे हैरान कर दिया। मैं बिला वजह ही उस पर खोलता रहा था। वो बहुत चालाकी के साथ सोच समझकर बात आगे बढ़ाती जा रही थी। बस अब कुछ और ना बोलना। संदल खान उसीलिए आवाज मुकरा। उसका रवैया अगली जीप के ड्राइवर के रद्द अमल से मुख्तलिफ नहीं था। संदल खान कह रहा था, हम लोग अपने अंदरूनी मामलात में अजनबियों की मुदाखलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तुम दोस्ती करो या ना करो, मगर इस बारे में अपनी जुबान सीलो। शिंगार वैली में ये ममनू कहानी है। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे आगाह कर दिया। वीरा ने समझाने की अदाकारी करते हुए कहा। आगे मैं मोहतात रहूंगी। उसने होशियारी से काम लेते हुए दोस्ती का तस्करा सिरे से गोल कर दिया। फिर क्या क्या जी हुई। एक तवील और बेमानी सकूत के बाद संदल खान की आवाज उभरी। किस बारे में? वीरा ने अनजान बनकर मासूमियत से सवाल किया। वो अपने शिकार को नश्तर से घायल करके उसकी तड़प से लज्जत अंदोज होना भी खूब जानती थी। मर्दों को रुझाने, लुभाने, ललचाने और फिर यक बयक पसपा होकर उनकी कर्मनाक हालत से महजूज होने का ये फन उसने डान मरसियानों से सीखा था, जिसके बाप ही का एक घनौना रूप था। और इस वक्त वो अपने इसी कमाल का मुजाहिरा कर रही थी। शायद तुम सो गई हो, वो जल्ला कर बोला। हम दोस्ती और दुश्मनी वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे। ओह, वीरा खिफत अमीद हंसी के साथ बोली। तुमने मुझे दहशत ज़दा कर दी है। मैं अपनी जुबान तो बंद रख सकती हूँ क्योंकि इस पर मेरा इख्तियार है, लेकिन मेरा ज़हन मेरे बस से बाहर है। वो इस ममनू कहानी में उलझा हुआ है। उसने एक बार फिर संदल खान के दिल पसंद मौजू को नहायत खूबसूरती के साथ डाल दिया। ज़हन सुलझ जाए तो मुझे आवाज़ दे लेना, वो बिपर कर बोला। फिर उसने हाथ पीछे बढ़ा दिया। लाओ, बोतल कहाँ है? मैंने फुर्ती से बोतल उसके हाथ में दे दी। उसने ढक्कन खोला और तल्ख वाड़का के कई घूंट घटाघट अपने हल्क में उंडेलता चला गया। वीरा की अस्ताल अंगेजी और फिर सर्द मैरी के बाद उसे इतने ही बड़े घूंट की जरूरत थी। वीरा ने दाद तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और मैं सर हिलाकर रह गया। हमारे सामने निशिस्त पर बैठे हुए दोनों मुहाफिज हमंकों की तरह अपने होंठ चाटने में मसरूफ थे। वाड़का के पहले ही घूंट ने उनकी आंखों में गुलाबी डोरे तैरा दिए थे। बाहर आसमान बहुत तेजी से स्याह होता जा रहा था। वो स्याही उस कदर गहरी और यकसां थी कि सारे बादल बस एक जगह ठहरे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन विंडशील्ड बिल्कुल खुश्क थी। आसमान से एक बूंद भी नहीं टपकी थी। शीशा टूटने का तेज छनाका सुनकर मैं चौंक पड़ा। संदल खान ने खाली बोतल चलती जीप से बाहर नंगी चट्टानों पर दे मारी थी। मुहाफिजों की बारी खत्म होने के बाद बोतल में कुछ जो शराब रह गई थी उसे संदल खान ने एक ही सांस में खाली कर दिया था। गुस्सा, जल्लाट और बेबसी के आलम में वो खुद को मजीद कमजोर करता जा रहा था। सुनो डैनी खान, वो अचानक ही मुझे पुकार बैठा। तुम्हें पता है कि मैंने बोतल क्यों तोड़ी है? खाली हो गई होगी, मैंने पूरी संजीदगी के साथ जवाब दिया। वो हंस पड़ा, हंसते हुए बोला, तुम बहुत समझदार हो। काली बोतल और भरी हुई औरत बेकार होती है। इन दोनों का लुत्फ इसी वक्त आता है जब मामला इससे उलट हो। तुम क्या कहते हो? इस बारे में तुम इतना ज्यादा जानते हो। मैंने उसे खुश करने के लिए हैरत जाहिर की। सरदार पाइंदा गुल का मरहूम बहाजा अब्दुल रहीम खान मुझे गुर की बातें बताता रहता था। वो फरंगी औरतों को भी खूब समझता था, मगर उसकी उम्र दगाते की। बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा। उसने ये बात बताई थी। अचानक हमारी जीप एक शदीद झटके के साथ रुकी और सब लोग एक दूसरे पर जा गिरे। संदल खान का सर अगली विंडशील्ड से जा टकराया। मैंने संभलते संभलते देखा कि आगे वाली जीप भी रुकी हुई थी। अगर हमारा ड्राइवर तेजी से ब्रेक न लगाता तो दोनों गाड़ियों का एक दूसरे से टकरा जाना यकीनी था। सब लोग एक साथ बोलने और एक दूसरे से सवालात करने लगे, लेकिन किसी को भी कुछ इल्म नहीं था कि आगे क्या हुआ था। संदल खान अपना सर सहलाते हुए शायद पश्तों में मुगल्लज़ात बक रहा था। वो सब चंद सानियों में हुआ, फिर फिजा गड़गड़ाहट और होलनाक धमाकों से लर्ज उठी। अगली जीप से चंद सौ गज आगे एक पहाड़ की बुलंदी से सैकड़ों टन वजनी एक चट्टान गर्दो गुबार के धुएं में लुढ़कती हुई नीचे चली आ रही थी। उसके जोर में छोटे बड़े हजारों पत्थर अपनी जगह छोड़कर खसो खाशाक की तरह कई समतों से नीचे लुढ़क रहे थे। सब लोग फटी फटी और दहशत ज़दा निगाहों से वो रूप फरसा मंजर देखते रहे। आनन फानन में वो चट्टान उस मकाम पर गिरी जहां पहुंचने से हम रुक चुके थे। वो धमाका जमीन को दहला गया, फिर वो चट्टान दूसरी तरफ खड्ड में गिरती चली गई। खुदा के पनाह, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, हम मौत के मुंह में चाने से बाल बाल बचे हैं। अगली जीप का ड्राइवर के तो पेश से जरा भी गाफिल होता तो इस वक्त दोनों गाड़ियां इस देव हैकल चट्टान के नीचे कुचल कर रह गई होती। उसने कमाल की हजर दिमागी का मुजाहरा किया। इस चट्टान के पीछे आने वाला पत्थरों वगैरह का रेला काफी देर तक उस रास्ते पर गिरता रहा।
वो सिलसिला खत्म होने के इंतजार में दोनों गाड़ियों के इंजन बंद कर दिए गए। संदल खान कुछ बुड़बड़ाता हुआ नीचे उतरकर अपनी जीप की आड़ में खड़ा होकर वो नजारा देखने लगा। मैंने भी टांगे सीधी करने की इरादे से नीचे जाना चाहा, लेकिन एक मुहाफिज ने मेरे चाहने पर सख्ती से दबाव डालकर मुझे अपनी जगह छोड़ने से रोक दिया। शायद संदल खान ने उन्हें बुड़बड़ाहट में वही हदायत की थी। कई सेकंड बाद बड़ी चट्टान नशीब में लुढ़कने की पुरशोर आवाजों का खात्मा एक होलनाक धमाके पर हुआ। गैर इरादी तौर पर सब भी चौंक कर रह गए। शायद वो चट्टान खड्ड की तह में पहुंच चुकी थी। इस वक्त वादी में सकूत था, मगर फिर अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी। शायद इन्हीं तूफानी झकड़ों ने बुलंदी पर टिकी हुई चट्टान को उसकी जगह से उखाड़ फेंका था। हवा और पहाड़ों की हैबतनाक कुव्वतें इस इलाके में एक साथ सरगर्म अमल हो गई थी। तेज हवाओं का शोर तूफानी शिद्दत पकड़ता जा रहा था। आसमान पर स्याही इस कदर गहरी हो गई कि अमावस की किसी काली रात का गुमान होने लगा। संदल खान बुखलाकर अपनी निशिस्त पर आ बैठा। ड्राइवरों ने इंजन चलाकर हेडलैम्प्स रोशन कर दिए ताकि गिरदोपेश में रुनमा होने वाली तब्दीलियों पर निगाह रखी जा सके। और आखिरकार संदल खान की आखिरी पेश गोई भी पूरी होगी। आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई, जिन्होंने चंद सेकंड के कलील से वक्फे में मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया। जीप के विंडशील्ड के सामने पानी की एक मोटी चादर फैल गई थी। हवा, पानी और पहाड़, कुदरत के सारे सरकश अनासिर इस वक्त अपनी कुव्वत के मुजाहिरों पर तुले हुए थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे तूफानी हवाएं हमें उड़ा कर ले जाएंगी। पानी का रेला हमें गाड़ियों समेत अंधी खाइयों में धकेल देगा, या फिर खूनी चट्टानें हमें पीस कर रख देंगी। खौफ और इम्तिहान के इन गैर यकीन लम्हात में मुझे अचानक वो भेड़ याद आई जिसे शिंगारियों ने चीथड़ों में बदल डाला था। वो खौफ, हिरास और इज़्तिराब याद आया जो घंटी की पहली आवाज सुनते ही उन पर तारी हो गया था। सफर के आगाज पर घंटी की आवाज और घंटियों वाले का सुराग न मिलना यकीनन कोई बहुत बड़ी बदशुगनी थी। शिंगारियों के लिए वो कुदरत की कोई कड़ी वार्निंग थी जिसे नजरअंदाज करके सफर शुरू किया गया। लेकिन पहाड़ों के बीच में दूसरी कुदरती कुव्वतों ने इस कारवां को घेर लिया था। संदल खान ने जिस अंदाज में घंटी वाली भेड़ के किस्से को ममनू कहानी करार दिया था, इससे यही जाहिर होता था कि वो कोई पुरस्कार और मुआवराई मामला था जिसे शिंगारी अपने कबीले तक ही महदूद रखना चाहते थे। जीप के तमाम शीशे चढ़ा लिए गए थे। आहनी बाड़ी पर मोटी मोटी बूंदें पुरशोर जलतरंग बजा रही थी। बाहर धुआंधार बारिश की धुंध थी और अंदर की समत में हम सब के सांसों की वजह से शीशों पर अबर आ गया था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। इस तूफानी मौसम में जीप के हेडलैम्प्स भी अंधे और नाकारा होकर रह गए थे। ड्राइवर ने वाइपर पूरी कुव्वत से चलाकर अंदर से विंड स्क्रीन पर आए हुए अबर को भी साफ किया, लेकिन बेसूद। मूसलाधार बारिश ने हेडलैम्प्स की तेज रोशनी को सर्द धब्बों की सूरत में कई सतहों पर बखेर कर रख दिया था। आखिर संदल खान की हदायत पर बैटरी और इंजन वगैरह को किसी नुकसान से महफूज रखने के लिए हेडलैम्प्स बुझाकर इंजन बंद कर दिया गया। हर शख्स खामोश और फिक्रमंद था। फिर हमें ऊपर से बहकर आने वाले पानी का शोर भी सुनाई देने लगा। पानी के साथ शायद पत्थरों और रोड़ों की बड़ी तादाद भी बहकर आ रही थी। मुझे इन तेज रेलों के कटाव का खौफ था। ऊपर से आने वाले तेज धार रेले अगर जीप के नीचे जमीन को काटना शुरू कर देते तो तवाजुन बिगड़ने की वजह से जीप किसी भी वक्त अपना तवाजुन खोकर लुढ़क सकती थी। संदल खान और उसके साथी इन्हीं इलाकों के पास ही थी, इसलिए वो इन इम्कानात से हमसे ज्यादा बाखबर थे और वो फिक्रमंदी उनकी खामोशी में ढल चुकी थी। फिर हमें बाहर जर्द रोशनी का एक गोल धब्बा मुतहरक नजर आया जो हमारी जीप की तरफ आ रहा था। इस वक्त तक बादलों की गूंज और गड़गड़ाहट के अलावा बिजली नहीं कड़की थी, लेकिन फिर जोहरा गुदाज कड़क के साथ बिजली चमकी और लम्हा भर के लिए हर तरफ तेज रोशनी फैल गई। उस लम्हाती रोशनी में मुझे अगली जीप का ड्राइवर नजर आया जो सर से पांव तक पानी में शराबूर होने के बावजूद अपने हाथ में सर्च लाइट लिए बाहर कुछ करता फिर रहा था। वो करीब आया तो हमारे ड्राइवर ने अपनी समत का शीशा गिराकर उससे बातें करनी शुरू कर दी। वो अपनी ताकतवर टार्च से आगे की तरफ इशारा करके कुछ कहता रहा। संदल खान भी उसकी गुफ्तगू में शामिल हो गया। फिर वो तीनों किसी फैसले पर पहुंच गया और टार्च बरदार आगे चला गया। उसके जाते ही हमारी जीप का इंजन चला दिया गया। शायद उन लोगों ने एक जगह खड़े रहकर किसी हादसे का शिकार होने के बजाय चलते रहने का इरादा कर लिया था, मगर मैं हैरान था कि जीप के आगे कुछ भी नजर न आने की सूरत में ड्राइवर सीधे रास्ते पर क्यों कर चल सकेंगे। फिर उसका हल भी सामने आ गया। अगली जीप किसी और ने संभाल ली थी। उसके ड्राइवर ने धुआंधार बारिश की परवाह किए बगैर रास्ते की निशानदेही का फर्ज संभाल लिया था। वो बाहर से अपनी सर्च लाइट के इशारे करता रहा और दोनों गाड़ियां जूं की रफ्तार से आगे रेंगने लगी। वाइपर विंडशील्ड पर पड़ने वाली पानी की दबीज चादर को हटाने की नाकाम कोशिश करते रहे। संदल खान एक कपड़े से अंदरूनी सतह पर आई हुई कोहर साफ करता रहा। वक्फे वक्फे से चमकने वाली बिजली की तेज रोशनी में बारिश का वो तेज रफ्तार पानी नजर आ रहा था जो मिट्टी और पत्थरों के पतले से गारे की सूरत में बुलंदी से नशीब की तरफ बहा जा रहा था। उसने जमीन की दरारें वगैरह साफ करके अपनी गुजरगाहें बना ली थी। उनकी वजह से रास्ता बहुत ज्यादा नामवार और तकलीफ हो गया था। इस पर मुस्तजाद ये कि ड्राइवर को कुछ देखे भाले बगैर अगली जीप की अंधी तकलीद करनी पड़ रही थी।
जबकि अगली जीप बाहर से होने वाले सर्च लाइट के इशारों पर चल रही थी। संदल खान अपने काम में इतनी तेजी से मुनहमिक था कि काफी देर तक मैं उसे मुखातिब करने की हिम्मत ही नहीं कर सका। जीप अपने वजन और 6 आदमियों के बोझ के बावजूद किसी हल्के खिलौने की तरह कांप रही थी। बिजली की कड़क में नजर वाली सूरत हाल से अंदाजा हो रहा था कि बारिश तेज होने के साथ हवाओं के झक्कड़ खत्म हो चुके थे। शायद इसी के बाद अगली जीप का ड्राइवर बाहर निकलने की हिम्मत कर सका था। मालूम होता है कि आज हम यहीं किसी चट्टान में दब कर रह जाएंगे। आखिरकार वीरा ने लरजती आवाज में बोझल सकूत का खात्मा किया। इस तूफानी बरसात ने दहशतनाक जोर पकड़ लिया है। इसे एक दरार का इल्म है। संदल खान ने खुद ब खुद जवाब देते हुए कहा, हम किसी तरह वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो महफूज हो जाएंगे। ये पहाड़ बहुत खतरनाक था। इससे आम दिनों में भी बड़े बड़े पत्थर टूट कर नीचे गिरते रहते हैं। बारिश में तो वहां कुछ भी हो सकता था। मुझे उसकी बातें तिफल तसल्ली की तरह महसूस हुई। हम एक चट्टान गिरने की गड़गड़ाहट और धमाके सुन चुके थे। इस वक्त भी कुर्बजवार से वैसी ही आवाजें सुनाई दे रही थी। खुशकिस्मती की बात यह थी कि वो टूट फूट हमारे कारवां से दूर हो रही थी और हम उससे महफूज थे। मैं इस जोग्राफियाई हकीकत से पूरी तरह बाखबर था कि एक इलाके के 2 पहाड़ों की साख्त में नुमाया फर्क नहीं होता, बल्कि दूर दराज सिलसिलों के पहाड़ भी एक जैसे होते हैं। अगर एक पहाड़ की सतह कमजोर और खतरनाक थी तो दूसरे पहाड़ भी कमोबेश वैसे ही होने चाहिए थे। खतरात बदस्तूर अपनी जगह मौजूद थे। बस संदल खान वीरा की दिलजोई कर रहा था। काफी देर के बाद वो दोनों जीपें यके बाद दीगरे एक कुशादा दरार में दाखिल हुई तो मुझे अगली जीप के ड्राइवर की बाखबरी का मुतरिफ होना पड़ा। वो वाकई इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। शायद इसलिए उसे आगे चलने का फर्ज सौंपा गया था। उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत फर्ज शनासी के साथ पूरी की थी। वो दरार बहुत कुशादा और गहरी थी। उसमें पहुंचते ही गाड़ियों के हेडलैम्प्स काम करने लगे, जिनकी रोशनी आगे फैली हुई तारीख कला में मुद्गम हो रही थी। उसका मतलब था कि वो मकाम तूफानी बारिश से बिल्कुल महफूज था। सबने फौरन ही खिड़कियों के शीशे गिरा दिए। चंद गज अंदर पहुंचने के बाद गाड़ियां रोककर इंजन बंद कर दिए गए। सतह जमीन पर वो दरार ही मालूम होती थी, लेकिन ऊपर से उसका कटाव बहुत कम हो गया था या सिरे से बंद ही हो गया था, जिसकी वजह से उसने एक वसी और बहुत गहरे गार की सूरत इख्तियार कर ली थी। कार में सन्नाटा होने के बाद आगे वालों की आवाजें गूंजने लगी। संदल खान ने रोशनी का बंदोबस्त होने तक हमें अपनी जगहों पर बैठे रहने की हिदायत की और खुद नीचे उतर गया। दूसरे ड्राइवर की सर्च लाइट ने उस तारीख गार को काफी दूर तक रोशन किया हुआ था। भारी नकलो हरकत और इंसानी मौजूदगी की वजह से कई सांप अपने बिलों से निकलकर इधर उधर फरार होते हुए नजर आए, लेकिन बाहर मौजूद अफराद में से किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में मुनासिब कुव्वत वाली एक लाइट जीप के दरवाजे पर लगाकर उसके तार बैटरी से जोड़ दिए गए और उस मकाम से कार के बाहर तक खासी रोशनी फैल गई। सब लोग जीपों से उतरकर उस रोशनी में आ गए और गार या दरार के दहाने से बाहर होने वाली मूसलाधार बारिश का मंजर देखने लगे। बड़ी भयानक और डरावनी रात है। गजाला मेरे करीब आती खौफजदा आवाज में बोली। घंटी की आवाज इनके लिए कोई बहुत बुरा शुगुन थी। जब इन सब पर दीवानगी का दौरा पड़ गया था, उसकी आवाज सरगोशाना थी। इस बारे में जुबान बंद रखो, मैंने सख्ती से कहा। फिर हंसते हुए ऊंची आवाज में बोला, रात नहीं अभी दिन है। तुम भूल रही हो कि घंघोर घटाव ने यह तारीख समा बांधा हुआ है। सब लोग चौंक कर मुझे ऐसी निगाहों से घूरने लगे जैसे मैंने किसी की मैयत के सराहने कोई लतीफा सुनाने की हमाकत कर डाली हो। इस तूफानी मौसम में एक महफूज पनागाह मुयस्सर आ जाने के बावजूद उन सब के बुशरों से तशवीश और परेशानी हवीता थी। शायद वो घंटी वाली भेड़ की नहुसत आमेज खौफ से निजात नहीं पा सके थे। अचानक गजाला एक चीख मारकर मेरे बाजू से लिपट गई। एक सांप उसके पैर पर से रेंग कर तारीकी में चला गया था। उसे दूसरों के अलावा संदल खान ने भी देख लिया था। बिला वजह भड़कने और दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं। संदल खान ने नरमी और संजीदगी के साथ कहा, इन इतराफ में पाए जाने वाले सांप बेजर्र होते हैं। वो हमारी वजह से घबराकर अपने बिलों से निकल पड़े हैं। थोड़ी देर में वो सब नई पनागाहों में पहुंच जाएंगे। ऐसे वीरान मकामात पर सांप और बिच्छू निकलते रहते हैं। इनसे डरकर हम एक लम्हा भी यहाँ नहीं टिक सकते। बारिश के बाद मौसम अचानक खुनक हो गया। एक ड्राइवर के अलावा किसी और ने कोई गैर मामूली मेहनत नहीं की थी, लेकिन बदतरीन मौसमी तब्दीलियों ने हर एक के आसाब को हिला कर रख दिया था। संदल खान को इस हकीकत का पूरा इदराक था। वो अपने सामान के थैले और वाडका की एक और बोतल ले आया। इस बार गजाला और सुल्तान शाह के अलावा सब ने एक एक घूंट लेने की जरूरत महसूस की और खाली बोतल वहीं एक गोशे में लुढ़का दी गई। सब लोग अपनी अपनी जगह बनाकर पत्थरों पर बैठ गए। कुछ निस्वार लेने लगे, बाज ने सिगरेटें सुलगा ली। संदल खान के लिए वाडका का एक घूंट नाकाफी साबित हुआ था, इसलिए वो तीसरी बोतल लेकर एक तरफ जा बैठा था। मैं गजाला और सुल्तान शाह को दबी आवाज में अपनी मालूमात वगैरह से आगाह करने लगा। वीरा सबसे अलग थलग पिछली जीप से टेक लगाए खोए खोए अंदाज में सिगरेट पी रही थी, जैसे अगले फैसलों का सारा बोझ उसी के सर पर आन पड़ा। थोड़ी देर बाद मेरी नजर गैर इरादी तौर पर उठी तो वीरा अपनी जगह से गायब थी, मगर मेरी मुतजस्सिस निगाह ने फौरन ही उसे तलाश कर लिया। वो तेज रोशनी से बचकर संदल खान के साथ बैठी हुई थी। बोतल उसी के हाथ में थी। शायद संदल खान ने उसे अपने पास बुला लिया था, लेकिन इस बार उसने मुझे मदऊ करने की जरूरत नहीं महसूस की थी।
क्या वीरा इस पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है? सुल्तान शाह ने मेरी नजरों के ताक़ुब में उन दोनों की तरफ देखते हुए मुतजस्सिसाना लहजे में सवाल किया। इनमें गहरी दोस्ती नजर आ रही है। बिल्ली और चूहे का खेल हो रहा है। मैंने बेपरवाही से कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब वीरा का दाव चल जाए। इस वक्त वो हमारे साथ है। सुल्तान शाह बोला, उसे इज्जत और वकार के मुनाफिक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरी भी यही आरज़ू है, लेकिन तुम जानते हो कि हम मुहज़्ज़ब दुनिया को कितना पीछे छोड़ आए हैं। यहाँ वो अपनी मर्जी के मालिक है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कोई भी राह इख्तियार कर सकती है। उसे कौन रोक सकेगा? उसे भूल कर अपनी फिक्र करो। गजाला ने पुरतशवीश लहजे में कहा, इस बार आसार अच्छे नहीं है। हमें एक बार श्रृंगार वैली पहुंचा दिया गया तो हम वहां से फरार होने के बाद भी इन पहाड़ों से जिंदा नहीं निकल सकेंगे। अचानक बाहर से एक तेज और खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई थी। आसमान पर होरनाक गरज के साथ बिजली चमकी। गड़गड़ाहट की वजह से हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी थी। शायद एक मर्तबा फिर किसी बड़ी चट्टान ने अपनी जगह छोड़कर नशीब का सफर इख्तियार कर लिया था। पैदर पे कई पुरशोर धमाकों का सिलसिला आखिरकार भयानक सकूत पर मादूम हो गया। लेकिन सकूत कहाँ, बाहर बारिश का तूफानी शोर पूरी शिद्दत के साथ जारी था। मेरे और गजाला के दरमियान जब भी कोई इख्तिलाफ राय पैदा होता या नोक-झोंक की सूरत हाल रूनुमा होती तो वीरा अमली तौर पर बी जमालों का किरदार अदा करना शुरू कर देती थी। इस वक्त वीरा मौजूद नहीं थी, इसलिए इस फुर्सत को गनीमत जानकर गजाला ने जन्नत गुल का जिक्र छेड़ दिया। श्रृंगार वैली में हमारे साथ क्या सलूक रवा रखा जाता, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए मैंने उस मोहलत को गनीमत जानकर मुताफाना लाबु लहजे में अपनी कहानी शुरू कर दी, जिसमें बाज बुनियादी हकायक को मैंने अपने मफाद के मुताबिक तोड़ मरोड़ लिया था।